नमस्कार। वायु कक्षा 7वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का ये चौथा अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अर्थात पृथ्वी से ऊपर उठने वाली जो किरणें हैं जो उनको रोकती है और जो है उससे ऊष्मा प्रदान होती है, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। इसलिए इस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो, यानी ये ना हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि उस पर जो है जीवन नहीं रह सकता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी से जो है छोड़ी जाने वाले विकिरणों को सोख लेती है और वो उसकी गर्मी बनाए रखती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आवश्यकता से अधिक होगी तो वो गर्मी भी अधिक जो पैदा करेगी, जिससे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि ठंडे प्रदेशों में जो जमी हुई बर्फ़ है वो भी पिघलनी शुरू हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि पिघली हुई बर्फ़ जो है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में गिर जाती है और इससे समुद्रों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में यानी बहुत लंबी अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं। वायुमंडल का संघटन का मतलब होता है मेल, संयोग। अर्थात वायुमंडल किसके मेल से बना है, इसमें कौन सी गैसें हैं, कौन से पदार्थ हैं, उन सब के मेल को कहते हैं संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा गैसेज कौन सी है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। बाकी दूसरी गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम गैस है, ओजोन गैस है, आर्गन गैस है एवं हाइड्रोजन गैसें हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 21% ऑक्सीजन दिखाई हुई है, जो नीले जो तिकोने के अंदर दिखाई गई शंकु आकार में, और 78% नाइट्रोजन। अगर दोनों को जोड़े तो 99% हो जाता है। तो बाकी की जितनी भी गैसें हैं, जो सारी की सारी जो गैस हैं, वे कितनी हैं?
1% में रह जाती है। और 1% में भी जो है ऑर्गन का जो अनुपात है वो है 0.93%। और बाकी की ऑर्गन के सिवाय जो दूसरी गैसेज हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, ये केवल 0.04%। तो इस प्रकार से वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो है ऑर्गन है, और बाकी की सभी गैसें जो है वो केवल 0.04% में रह जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन वायु में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे सांस लेने के मतलब ऑक्सीजन के साथ हमारे साथ फेफड़ों में जाती है, लेकिन फेफड़े उसको वापस बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे जो है वो उनको जीवित रहने के लिए, अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो सीधे रूप से नाइट्रोजन को जो है नहीं ले पाते। तो क्या होता है फिर मृदा यानी मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में जो है जीवाणु होते हैं। जीवाणु जो है एक विषाणु होता है, एक जीवाणु होता है। जीवाणु हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं। ये क्या करते हैं जीवाणु, वायु से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसका स्वरूप बदल देते हैं नाइट्रोजन का, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। यानी ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो है ये भोजन बनाते हैं और उससे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखते हैं और जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी जितनी वायु में ऑक्सीजन है वो बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और अगर वृक्ष कम हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो है स्तर जो है वो गिर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सांस के द्वारा छोड़ते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि दूसरे जो ईंधन हैं उनके जलने से गड़बड़ा भी सकता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान यानी जो खाली गर्म हवा जब फैलकर ऊपर उठती है तो जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए ठंडी वायु जो है रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। यहाँ पर देखिए आप देखना, ये कुछ अखबार हैं, इनकी कटिंग लगाई हुई है। टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, अर्थात गर्मी को रोका नहीं जा सकता। CO2 लेवल एट 8 लाख ईयर हाई।
global sunscreen likely thinned. This winter was warmest on record. Global warming can bring back Jurassic era. अर्थात इन कटिंग में केवल ग्लोबल वार्मिंग का ही जिक्र है कि इसको रोका नहीं जा सकता। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है 8 लाख साल में सबसे हाई है, और ग्लोबल जो है सनस्क्रीन लाइकली थिन्ड यानी बहुत ज़्यादा पतली जो है हो चुकी है। विंटर जो है इस बार रिकॉर्ड है कि इस बार सर्दियों में इतनी गर्मी, ये US की रिपोर्ट है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो है वापस जो है जोरासिक युग को वापस ला सकती है, जब जो है यहाँ पर डायनासोर रहते थे, उस युग को वापस ला सकती है। वायुमंडल की संरचना कैसे बनती है? वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी वायुमंडल की 5 परतें हैं मुख्य, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। और ये हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? ये देखिए, आप चित्र में देखोगे तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो अलग अलग हो सकती है। पहाड़ों पर इसकी ऊंचाई कम होगी, और जो समतल जो इलाके हैं वहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। और जो क्षोभ मंडल है वो जो वायुमंडल में इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो औसत 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे बारिश होना, वर्षा है, या कोहरा छाना, धुंध छाना, कोहरा छाना, और ओलावृष्टि है यानी ओले पड़ना, ये इसी परत के अंदर होती है। यानी बारिश है, धूल मिट्टी आदि जो भी चीज़ें हैं, और ओले पड़ना है या कोहरा जमना है, ये सारे इसी ही परत के अंदर होते हैं। दूसरी परत है हमारी समताप मंडल। तो यहाँ पर चित्र में दिया है क्षोभ मंडल, और जो ऊपर जो है इसकी दी है क्षोभ सीमा, यानी जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसको सीमा बोलते हैं। तो यहाँ तक लगभग औसत इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर मानी गई है। और समताप मंडल जो है, इसके बाद जो है समताप मंडल शुरू होता है, जिसकी लगभग ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर मानी गई है। ये परत जो है बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी बादल जो बनते हैं वो केवल क्षोभ मंडल में बनते हैं, और समताप मंडल में ऐसे बादल वगैरह वगैरह नहीं बनते हैं। और यहाँ पर तापमान लगभग एक समान रहता है, और इसीलिए इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पर तापमान एक समान रहता है, इसमें बादल वगैरह वगैरह नहीं बनते हैं, और तूफान वगैरह वगैरह भी इसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए इस मंडल में हवाई जहाज को उड़ाना बड़ा आसान और बहुत आदर्श माना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसके अंदर एक ओजोन मंडल भी है। ओजोन मंडल जो है, जो ओजोन गैस के द्वारा बनाया गया है, एक ओजोन परत है ये। तो ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, पैराबैंगनी किरणें, जो हमारे शरीर को झुलसा सकती है, और अगर वो सीधे हमारी धरती पर आ जाए तो धरती पर शायद जीवन असंभव हो सकता है। तो ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है, जिससे वे धरती पर नहीं आ पाती। तो इस प्रकार से ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद जो अगली परत है, जब समताप मंडल की जो सीमा है उसके बाद शुरू होती है मध्य मंडल।
ये मध्यमंडल जो है ये परत वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, उल्का होते हैं जैसे धूमकेतु होते हैं, ये भी जो है अंतरिक्ष में पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड हैं। तो ये अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जब आ जाते हैं तो वे जल जाते हैं। अब मध्यमंडल के बाद जो अगला मंडल है वो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। अगर हम वायुमंडल में जाते हैं और बाह्य वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल जो है इसका जो एक भाग है बाह्य मंडल का, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर भेज दी जाती है, यानी परावर्तित की जाती है। इसके बाद अंतिम जो मंडल है वो है बहिर्मंडल। ये सबसे ऊपरी परत है और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। तो इस प्रकार से ये जो बहिर्मंडल तक जो है हमारा वायुमंडल है। मौसम एवं जलवायु। मौसम और जलवायु, कई बार हम जो है मौसम को और जलवायु को एक ही रूप में मान लेते हैं, लेकिन ये एक रूप नहीं है। मौसम और जलवायु दोनों ही अलग अलग है। मौसम जो है वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है किसी स्थान पर, यानी प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन जो है उसकी अलग अलग स्थिति होती है। कभी मौसम जो है सुहाना हो जाता है तो कभी मौसम ऐसा भी हो जाता है जो बहुत बेकार हो जाता है, जिसमें जो है आदमी जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से मौसम जो है बदलता रहता है। तो जबकि जलवायु जो है वो एक स्थान पर लंबे समय तक जो औसत मौसम रहता है, एक किसी स्थान पर लंबे समय तक जो है जो मौसम का औसत रूप है उसको हम कहते हैं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, यानी दिमाग उसका अगर स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है, अर्थात इसको बदलता रहता है, अर्थात मौसम बदलता रहता है। मौसम वायुमंडल को प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन को की स्थिति है। आर्द्र नमी एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में यानी काफ़ी लंबी समय अवधि में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्व अनुमान क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। यानी पृथ्वी से जितनी ऊर्जा निकलती है पृथ्वी पर उसका
केवल मात्र 2 अरबवां भाग ही आता है। अगर सारी ऊष्मा पृथ्वी पर आ जाए तो समझ सकते हो कि क्या हाल होगा, क्या जीवन संभव होगा। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। तापमान कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो वायु में ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक के रखती है अर्थात रोक लेती है उसको आतपन कहते हैं। जो सूर्य से ऊष्मा आती है और उसका कुछ भाग पृथ्वी जो है रोके रखती है, रोक लेती है, तो उसको आतपन कहते हैं। आतपन यानी सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है सीधा चमकता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा होती है, सूर्य की ज़्यादा ऊष्मा होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती रहती हैं और तिरछी किरणों में जो है ऊष्मा कम होती है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें ध्रुवों पर जो है सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती है और कई बार तो वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं, इसलिए इस ध्रुवों पर जो है कई बार 6-6 महीने जो है सूर्य निकलता ही नहीं। तो वहाँ पर जो है ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। जो सड़कें जो बनी हुई है तो जिन केमिकल से सड़कें बनी होती है वो दिन में ऊष्मा को बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। रात के समय वो जो है उस ऊष्मा को मुक्त करते हैं, जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। नगरों में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। अगर ये पूछा जाता है कि तापमान को मापने की इकाई क्या है तो वह है डिग्री सेल्सियस। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस इसलिए इसका नाम सेल्सियस पड़ा है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। वायु दाब क्या है? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से एक समान लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षितिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, यानी उसका तापमान कितना है वायु का। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी वायु जो है जहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र है यानी ठंडा क्षेत्र है, वहाँ से निम्न दाब क्षेत्र यानी जहाँ पर गर्म क्षेत्र है वहाँ पर वायु गर्म वायु ऊपर हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, और जो रिक्त स्थान भरने के लिए फिर ठंडे स्थानों से वायु आती है। तो इस प्रकार से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो हवा चलती है, वायु चलती है, उसको ही हम पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, अर्थात जिधर से पवन बहुत ज़्यादा, कई बार आंधी आती है, बहुत ज़्यादा तेज हवा आती है, तो उसकी विपरीत दिशा में चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं, पूर्व से आने वाली को पूर्वी पवन पूर्वा पवन, और इसी प्रकार दूसरी दिशाओं से। तो जिस दिशा से पवन बहती है उसका उसी दिशा के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार की पवनें बताई। स्थायी पवनें, स्थायी पवनें जो है वो 3 प्रकार की हैं। स्थायी पवनें स्थायी इसलिए नाम है कि पूरा साल जो है स्थायी रूप से बहती रहती है, यानी व्यापारिक पवनें जो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश में जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। इनको व्यापारिक पवनें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है पाल वाली नाव और जहाज़ें जो हैं वो इनकी सहायता से समुद्र में चलती हैं व्यापार के लिए, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। दूसरी जो स्थायी पवन है वो है पछुआ पवन, जिसको पश्चिमी पवन भी कह सकते हैं। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और तीसरी ध्रुवीय पवनें हैं जो है, ये पवनें जो हैं ये 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। दूसरी मौसमी पवनें हैं। ये पवनें जो है ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसी जैसी ऋतुएं आती हैं। तो भारत के अंदर जैसे मानसूनी पवनें। तीसरी है स्थानीय पवनें। स्थानीय नाम इनका इसलिए है कि ये किसी स्थान पर जो वहाँ के मौसम में परिवर्तन होने के कारण, वहाँ के तापमान या दूसरी चीज़ों में परिवर्तन होने के कारण जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है।
इसलिए इनको स्थानीय पवनें कहते हैं। ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, ये हमेशा नहीं चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समीर, समुद्री समीर, यानी स्थल और समुद्री समीर का मतलब है यहाँ पर कि दिन के समय जो है स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और पानी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए जो है समुद्र में जो है तापमान कम रहता है और ज़मीन पर तापमान अधिक हो जाता है। तो कम तापमान में वायुदाब ज़्यादा होता है तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें शुरू हो जाती है, और रात्रि के समय जो है स्थल पानी की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाता है जल्दी, इसलिए दिन के समय स्थल का वायुदाब ज़्यादा होता है और समुद्र का वायुदाब निम्न होता है, तो इसलिए स्थल से समुद्र की ओर, सागर की ओर चल पड़ती है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसको हम लू कहते हैं? वैसे इनके नाम अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में अलग अलग और भी कई नाम हैं, जो कि आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें प्रमुख वायुदाब पेटियां दी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतों भी उखड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें सतह पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण, ज्वारीय तरंगें समुद्र में होती है, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। चित्र के अंदर जो है तूफान द्वारा, चक्रवात द्वारा जो विनाश किया गया वो दिखाया गया है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसके लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। मैंग्रोव जो है डेल्टा प्रदेशों के अंदर उगने वाला एक पेड़ होता है, उसको मैंग्रोव कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के पास जो पश्चिम बंगाल के अंदर ये पाए जाते हैं। आर्द्रता, जब जल
पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में कितनी मात्रा जलवाष्प की है तो उसको हम उसकी आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे कि जुलाई अगस्त के दिन होते हैं हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत के अंदर, हरियाणा में खासकर, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हम हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सुखा पाते हैं और हम असहज भी महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर, यानी ठंडा होने पर यह संघनित हो जाता है, घना हो जाता है, यानी एक जगह पर जो है इकट्ठा हो जाता है, उसको संघनित कहते हैं। और फिर ये ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये धरती पर नीचे गिरने लगती है, तो तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, जिसको हम बारिश कहते हैं या वर्षण कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। कई बार देखा होगा कि आकाश में जो हवाई जहाज उड़ते हैं तो उनके पीछे जो है सफ़ेद जो है एक पट्टी सी बन जाती है, जैसा लगता है जैसे धुआं छोड़ रहे हैं। इनके इंजनों से निकलती नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल का यानी भूमिगत, यानी भूमि के नीचे जो जल है, जिसको हम नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, और हम कुएं या ट्यूबवेल लगाकर उस पानी को बाहर निकालते हैं, नलका लगाकर, ये जो है इसको हम भौम जल कहते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यानी अब जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है कोई रुकावट तो रहते नहीं, तो वो अनावृत पहाड़ हो जाते हैं और उनसे जल जो है नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। यहाँ पर तीनों के चित्र दिए हुए हैं। संवहनी वर्षा संवहनी का मतलब होता है संवहन, यानी वायु नीचे से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर होकर संघनित होकर जो है बादल का रूप लेती है और फिर बारिश करती है। इसी प्रकार पर्वतीय वर्षा, जो आर्द्र वायु है वो पर्वत को पार नहीं कर पाती और उसके ढलान के साथ साथ ऊपर चढ़ती जाती है और ऊपर चढ़ने के बाद वो ठंडी होकर जो है बादल का रूप लेके और बारिश करती है। इसी प्रकार चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा के अंदर जो है एक ठंडी जो वायु होती है और एक गर्म वायु होती है। गर्म वायु बीच में मध्य में होती है, वो जो है बाहर की ओर फैलना चाहती है और ठंडी वायु जो है अंदर की ओर जाती है। इसमें सेंटर बीच में बारिश होती है और एक चक्रवात बन जाता है, इसलिए इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो पाठ इतना ही है। आप इसको अच्छी तरह से सुने, समझें और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न भी करें।